हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल वीकेंड का मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा। हाँ जी, फ्राइडे का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम जानते हैं कि अभी हमारे लिए बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मार्केट का साइकोलॉजी को समझना। और मार्केट का साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें देखना होगा ग्लोबल मार्केट पे न्यूज जो कि लगातार चल रही है, हमें देखना होगा इंडियन मार्केट पे न्यूज जो लगातार चल रही है, और साथ में उसके बाद हमें देखना होगा कि मार्केट का प्राइस एक्शन क्या बोलता है। जब हम ये तीनों को समझ पाएंगे तब जाकर के हम ये समझ पाएंगे कि भैया मार्केट का जो है साइकोलॉजी क्या बोलता है। और मार्केट का साइकोलॉजी को जब हम समझ पाएंगे तभी जाकर के हम मार्केट में ये समझ पाएंगे मार्केट का मोमेंटम किस साइड में हो सकता है। तो चलिए पूरा डिटेल में हम यहां पे एनालिसिस करेंगे, तो पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके प्लीज हमारा उत्साह बढ़ाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला तो हम देखते हैं आज का बाजार। हाँ जी, अगर हम आज का बाजार की बात करें, वहीं जो लगातार मार्केट में चल रही है, क्या हो रहा है भैया लगातार मार्केट में यही हो रहा है कि भाई मार्केट एक फिक्स टॉप बना रही है, एक फिक्स बॉटम बना रही है और मार्केट एकदम से फंसा हुआ है। मतलब हम एक तरह से अगर यहां बोले तो मार्केट सॉरी चले, तो यहां पे अगर हम एक तरह से बोले तो भैया मार्केट एक बॉक्स पैटर्न के अंदर में फंस गया है। लगातार हम देख रहे हैं ना, तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर पा रहा ना ऊपर गिर पा रहा है। इसका रीजन भी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ में हम देख रहे हैं अगर यहाँ पे सेंसेक्स में भी, तो सेंसेक्स का भी मूव आप जानते हैं कि सेम ही रहता है, निफ्टी और सेंसेक्स। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का, हाँ जी, बैंक निफ्टी में जो हुआ है ना, आप जानते हैं कि 3 जून को क्या हुआ भाई। 3 जून को ऐसा हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई ने डिस्कशन करना शुरू किया, मीटिंग करना शुरू किया 3 जून। और 3 जून से 5 जून तक ये जो है मीटिंग चला। 5 जून को फाइनली अनाउंसमेंट आती है कि भैया आरबीआई ने जो है वो क्या किया है, उसने बहुत सारा डिसीजन लिया, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था बाहर के इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। जो भैया आरबीआई ने कुछ जो आप जानते हैं कि बाहर के जो इन्वेस्टर होते हैं जब वो आते हैं ना किसी भी देश में, तो उस देश में भैया बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क उनको फॉलो करना होता है, बहुत सारा प्रतिबंध होता है उनके ऊपर, टैक्स अलग से चार्ज किया जाता है, स्पेशल टैक्सेस लगाई जाती है उनके ऊपर। साथ में हम देखते हैं उनका रिटर्न भी कम होता है, कुछ कॉस्ट भी लगता है उनको पेपर वर्क करने में, कुछ कॉस्ट, तो उसको जो है कम किया गया, कॉस्ट को कम किया गया, जो पेपर वर्क होता है उसे कम किया गया, मतलब रेट ऑफ रिटर्न जो है उनको बढ़ाया गया। तो हमने देखा इसके कारण जो है बाहर के इन्वेस्टर जो है अट्रैक्ट होंगे, ऐसा कहीं ना कहीं उम्मीद लगाया जा रहा था आरबीआई ने, इसीलिए जो है ये सारा काम किया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ था 5 जून को, और इसका अनुमान पहले से लगाया जा रहा था। और मार्केट जो है आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर में तो पहले से ही मार्केट तैयार बन रही थी, और हमने लगातार देखा है। आप देखो पूरा का पूरा मार्केट गिर रहा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर अकेले मार्केट को ऊपर रखी है। और जब बैंकिंग सेक्टर ऊपर रखेगी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, अगर ये मार्केट को ऊपर रखेगी तो पूरा मार्केट ऊपर रहेगा। और अभी तक रहा है, चाहे वो निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, वो ऊपर रहा है अभी तक। तो कितना देर तक, कब तक जो है ये बैंकिंग सेक्टर मार्केट को टिका सकती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा डिटेल में इसकी भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भैया ग्लोबल मार्केट पे क्या न्यूज़ चल रहा है। क्योंकि आप देखो ग्लोबल मार्केट पे अलग न्यूज़ चल रहा है, इंडियन मार्केट में अलग न्यूज़ चल रहा है, दोनों की बात करेंगे। पहले इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हम मार्केट का साइकोलॉजी तक नहीं पहुंच सकते, है ना। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स, है ना, पहले भी मैंने बॉन्ड का जिक्र किया होगा, आरबीआई का पॉलिसी में बॉन्ड का जिक्र किया गया था, हमने देखा था। ओके, चलिए एक बार हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखिए सिंपली अगर हम बॉन्ड की बात करें, जैसे आप देखो आप कहीं बैंक से लोन लेते हैं ना, उसी तरह से बॉन्ड भी है, बस इतना ही समझ लीजिए। जैसे मान लो कोई कंपनी है और कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो वो क्या कर सकता है, 3 तरीके का काम करता है। पहला नंबर क्या करेगा, शेयर इशू करेगा, मतलब लोगों को शेयर बेचेगा, पैसा ले लेगा, पैसा आ गया। दूसरा नंबर क्या, वो बैंक से लोन ले सकता है, जिसको हम सीधे लोन ही बोलेंगे। और तीसरा नंबर है वो बॉन्ड इशू कर सकता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का बॉन्ड इशू कर सकता है कि भैया आइए हमारा बॉन्ड को आप खरीदिए, ठीक है, ये 20 साल 25 साल का रहेगा, 20 साल 25 साल में आपको मैच्योरिटी हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, ये है एक तरह का लोन के जैसा है, ठीक है, कि कंपनी जो है लोगों से पैसा ले रही है, साथ में बॉन्ड दे रही है, और उसके बदले में उसको मिलेगा क्या, इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ जी, तो ये बॉन्ड है, मतलब सिंपली लोन लेने का तरीका है। तो
मतलब बॉन्ड जो है जैसे शेयर इशू करती है कंपनी वैसे ही बॉन्ड भी इशू करती है। आइए अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भैया कि क्या हुआ है। देखिए कर राहत मतलब आपने देखा है कि भैया आरबीआई ने टैक्स में बहुत सारा कटिंग किया, बाहर के इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स में बहुत ज़्यादा कटिंग किया गया, कॉस्ट में कटिंग किया गया, जो खर्च वगैरह एक्स्ट्रा लगता था वो सबको, पेपर वर्क को कम किया गया, प्रतिबंध हटाया गया बहुत सारा, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टैक्स राहत के बाद एफपीआई, कौन है भैया एफपीआई? एफपीआई है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, बाहर के इन्वेस्टर, या फिर आप एफआईआई भी बोल सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, इनको अट्रैक्ट करना था। एफपीआई निवेश में उछाल के चलते, एफपीआई निवेश में उछाल, बताइए वही तो आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मोटिव था। गवर्नमेंट का भी यही सबसे बड़ा मोटिव था कि भैया एफपीआई मतलब एफपीआई को बचाना है, एफआईआई को बचाना है। एक तो उनको बेचने से बचाना है, हम देख रहे हैं लगातार वो बेच रहे, 2 साल से लगातार बेच ही रहे हैं सिर्फ, है ना। एक तो उनको बचाना और उनको अट्रैक्ट भी करना है कि आइए हमारे देश में, क्योंकि देखिए जब बाहर के इन्वेस्टर आएंगे ना पैसा लगाने के लिए हमारे देश में, तब हमारा देश का जीडीपी भी बढ़ेगा और ग्रोथ भी बढ़ेगा मार्केट का। क्योंकि हम एकदम से देख रहे हैं कि ग्रोथ रुक गया है, 26,000 के ऊपर मार्केट कभी जा ही नहीं पाई 2024 सितंबर से। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एफपीआई जो है निवेश में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उछाल आया है। भारत के 10 वर्षीय बॉन्ड, ये 10 ईयर बॉन्ड है, मतलब 10 साल में इसका मैच्योरिटी हो जाता है, 10 साल बाद आपको पैसा मिल जाएगा अगर आपने बॉन्ड खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे और मैं क्या बोलता है, 4 दिनों में 10 बीपीएस की गिरावट आई है। अब हम यहाँ पे ये क्या देख रहे हैं भैया, ये बॉन्ड यील्ड की बात कर रहा है, बॉन्ड यील्ड। अब ये बॉन्ड यील्ड क्या है, जैसे मैंने बॉन्ड तो बता दिया कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड यील्ड क्या है? बॉन्ड यील्ड का मतलब हो गया रिटर्न, कि भैया रिटर्न कितना मिलेगा, जो बाहर के इन्वेस्टर है उनको रिटर्न कितना मिलेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि भैया रिटर्न में गिरावट आ रही है। अब आप बोलोगे भैया रिटर्न में गिरावट आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए सिंपली आप समझिए कि जैसे जैसे बॉन्ड, जैसे ये बॉन्ड है और ये यील्ड है, यील्ड मतलब क्या हो गया, रिटर्न, एक तरह से आप इसको रिटर्न बोल लीजिए। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, बॉन्ड का प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा ना वैसे वैसे यील्ड कम होगा, और बॉन्ड का प्राइस जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे यील्ड का प्राइस बढ़ेगा। तो देखिए बॉन्ड का प्राइस क्यों बढ़ता है, मतलब बढ़ेगा क्यों और घटेगा क्यों? आपको पता है कि भैया ये सारा डिमांड और सप्लाई से चल रहा है। अगर भैया बॉन्ड का प्राइस, मान लो बॉन्ड का डिमांड जो है वो अगर हाई हो जाए, है ना, बॉन्ड मान लो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड हो जाए, तो उसका प्राइस तो बढ़ाना पड़ेगा ना, बढ़ता तो डिमांड से ही है ना। हम अपना मार्केट को भी देखते हैं भाई, हमारा निफ्टी क्यों ऊपर जा रहा है, डिमांड बढ़ गया ना। ओके, तो यहाँ पे डिमांड अगर बढ़ेगा तो आप समझ रहे हैं कि रिटर्न कम हो जाएगा, और अगर डिमांड कम हुआ तो आप समझ रहे हैं कि अल्टीमेटली प्राइस भी घटेगा बॉन्ड का, तो यहाँ पे यील्ड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे यील्ड से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भैया जिस तरह से यील्ड में घटा है, यील्ड में जो है हम देख रहे हैं कि गिरावट आ रही है, उससे समझ में आ रहा है कि बॉन्ड का प्राइस बढ़ा। और बॉन्ड का प्राइस क्यों बढ़ा? क्योंकि बड़े प्लेयर ने कहीं ना कहीं एंट्री बनाया है। वही यहाँ पे बात कर रहा है कि एफपीआई ने एंट्री बनाया है कहीं ना कहीं मार्केट में, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने जो प्रयास किया है वो एकदम से सक्सेसफुल कहीं ना कहीं लॉन्च हो रहा है, धीरे धीरे सक्सेस हो रहा है। तो हम देखेंगे आने वाले टाइम में ये चीज़ का उम्मीद हम लगा सकते हैं कि बड़े प्लेयर हमारे मार्केट में एंट्री बनाने जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर ऐसा नहीं है कि ये एकदम शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आराम से ही। लेकिन हाँ, ये इससे एक चीज़ का उम्मीद बढ़ जाता है कि चलो भैया लॉन्ग टाइम फ्रेम में अब हमारा पोर्टफोलियो बनाने का समय आ गया है, या फिर अब हमारा पोर्टफोलियो रिकवर बहुत जल्दी कर सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 साल के बेंचमार्क बॉन्ड की यील्ड बुधवार को 10 जून को घटकर 6.911% हो गई, है ना, जो कि 3 जून को 7.0424% था। आप जानते हैं 3 से 5 जून के बीच में तो बैठक हुआ था आरबीआई का, और 5 जून को फाइनली अनाउंसमेंट आया, और वहां पे बताया गया कि जो है बड़े प्लेयर को अट्रैक्ट करने के लिए बॉन्ड को रखा गया। अब यहाँ देखें, पिछले 4 दिनों में भारतीय सरकारी बॉन्ड यील्ड में भारी गिरावट आई है। यील्ड में गिरावट आई है ना, आप समझिए, यील्ड में मतलब बॉन्ड का प्राइस भागा ऊपर। ओके, सरकार द्वारा हाल ही में ऋण निवेश पर दी गई कर राहत, मतलब टैक्स में जो छूट दिया गया के बाद एफपीआई के निवेश में तेजी आने से ऐसा हुआ। चलिए ठीक है जी, ये हमारे लिए बहुत अच्छी, बहुत शानदार न्यूज है, मतलब पॉजिटिव न्यूज है, मार्केट इसको पॉजिटिव लेकर के चलेगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे भी न्यूज यहाँ पे क्या है कि देखिए भाई, यहाँ पे हमारा जो है विशेषज्ञ का मानना है कि सरकारी प्रतिभूतियों पर यील्ड में कमी का कारण विदेशी निवेशकों द्वारा पिछले 4 दिनों में फार के तहत इन प्रतिभूतियों में
11,026, ओके 11,026 करोड़ का भारी निवेश है। मतलब भैया जो निवेश किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है ना बाहर के इन्वेस्टर के द्वारा, और कितना है 11,026 करोड़ रुपया। तो आप समझ सकते हैं पिछले 4 दिनों में 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ एक बॉन्ड में हुआ है। मैं पूरा मार्केट का यहाँ बात नहीं हो रहा है, सिर्फ एक बॉन्ड पे, एक गवर्नमेंट बॉन्ड पे हुआ है सिर्फ इतना इन्वेस्टमेंट। तो आप समझ सकते हैं, है ना, निवेश हुआ है। फॉर अनिवासी निवेशकों को भारत द्वारा जारी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में बिना किसी निवेश सीमा के, मतलब भैया आपको कोई सीमा नहीं, मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारा प्रतिबंध हटा दिया गया उनके ऊपर से। जो बाहर के इन्वेस्टर को बहुत प्रतिबंध होता है किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति देता है। विदेशी निवेशकों का निवेश 5 जून को सरकार द्वारा आयकर अधिनियम में संशोधन करने वाले अध्यादेश के बाद शुरू हुआ है। वही टैक्स में भैया इनको जो छूट मिला है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, सरकार का यह कदम घरेलू ऋण बाजार में अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने और बाहरी दबावों के बीच रुपया को समर्थन देने के उद्देश्य से उठाया गया। आप जानते हैं रुपया हमारा लगातार गिर रहा है, हमने देखा, लेकिन भैया ये जो चीज़ है, बाहर के जो इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे हमारे देश में तो हमारा रुपया जो है मजबूत होगा, और जब रुपया मजबूत होगा तभी कोई देश का जीडीपी, उस देश का इकोनॉमी जो है स्ट्रांग होता है, बढ़ता है, तभी मार्केट भी हमारा ऊपर जा सकता है ना। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कदम है, मार्केट इसको पॉजिटिव लेकर के चल सकती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जून की मौद्रिक नीति में भारत में विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की, जिसमें 15 वर्षीय, 30 वर्षीय, 40 वर्षीय, जैसे अभी तो हम देख रहे थे 10 ईयर बॉन्ड, है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 साल, 30 साल, 40 साल अवधि की सभी नई सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करके फार के तहत उपलब्ध प्रतिभूतियों के दायरे का विस्तार करना शामिल किया। तो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का यह कदम जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे देश में इनफ्लो करेगा बाहर का मनी, और हमारा रुपया जो है स्ट्रांग होगा तो हमारा मार्केट भी स्ट्रांग होगा। चले, तो यहां से हम देख रहे हैं कि हमारे इंडियन मार्केट में बेहतरीन न्यूज कहीं ना कहीं चल रहा है। चले, लेकिन अब हम बात करते हैं भैया ग्लोबल मार्केट का। हमने अपने इंडियन मार्केट में देख लिया कि ये तो पॉजिटिव न्यूज है हमारे मार्केट में कि भैया बाहर के इन्वेस्टर अगर अट्रैक्ट होंगे तो हमारा मार्केट भी डेफिनेटली अपसाइड में जाएगा। लेकिन भैया ये जो ग्लोबल मार्केट में चल रहा है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करने जा रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं भैया कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने कहा कि वह हॉर्मुज डमरू किसी भी प्रकार के जहाज यातायात को निशाना बनाएगा। मतलब भैया ईरान जो है वो बोल रहा है कि अमेरिका ने तो अब हमला कर दिया भैया हमारे ऊपर, लेकिन भैया अमेरिका ने अगर आपके ऊपर हमला किया तो आपने भी अमेरिका के ऊपर हमला किया था। उसका जहाज पे क्यों हमला किया भाई, हेलीकॉप्टर को, उसके हेलीकॉप्टर के ऊपर जो हमला हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, नए हमलों के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच बात, चलिए ये तो दूसरा न्यूज है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अमेरिका हमलों के बाद ईरान ने कहा कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी जहाज को निशाना बनाएगा। मतलब कोई भी जहाज वहां से गुजरने का कोशिश किया या उसको जरा सा भी संदेह लगा, वो उस पर अटैक करेगा। मतलब आप पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करना चाहता है ईरान कि भैया अब अमेरिका ने हमला करना शुरू कर दिया, पूरा बंद रहेगा, अब मतलब हम किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे वहां पे, ऐसा है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सेना ईरान में कई ठिकानों पर हमला कर रही है, ऐसा वहां के अमेरिका का जो केंद्रीय कमान है वो दावा कर रहा है। और यह ईरान के अनुचित और निरंतर आक्रामकता के जवाब में किया जा रहा है कि भैया ईरान ने जो है लगातार जो है क्या किया है, गलत काम, अनुचित काम किया है ना, और लगातार उसने आक्रामक तरीके का रवैया अपनाया है, इसके कारण उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, ऐसा अमेरिका बोल रही है। आगे हम देखें, ये हमला अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला करने के एक दिन बाद हुए हैं। मतलब भैया जो अमेरिका है उसने हमला किया तो पहले ईरान ने हमला किया, ऐसा ये बोल रहे हैं। क्या है, यह हमला मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास सेना के एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद किया गया था। आपको मैंने बताया भी था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो है ना, अमेरिका का हेलीकॉप्टर जो है वो निगरानी कर रहा था और उसके ऊपर हमला कर दिया गया भैया ईरान के द्वारा। उसके बाद अमेरिका ने हमला किया है ना, जिसके लिए श्री ट्रंप ने इस्लामिक गणराज्य को दोषी ठहराया था, बोला था कि भैया आपकी गलती है। श्री ट्रंप ने ईरान से युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया, बोला भैया जल्दी
आप जो है समझौता कर लीजिए, नहीं तो फिर भैया चुकाना पड़ेगा, इसका भुगतान करना होगा। इससे पहले बुधवार 10 जून को अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने एक तेल टैंकर पर गोलीबारी की थी, है ना, जो ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नाकाबंदी का उल्लंघन करते हुए ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहा था। आप जानते ईरान का तेल को प्रतिबंध लगाया गया है कि भैया ना तो आप जाएगा कहीं ना आएगा, ब्लॉकेट लगा रखा है यूएस ने भी, आप जानते हैं। वहां पे भैया ले जाने का कोशिश किया तो इन्होंने हमला किया उसके ऊपर। चले आगे बात करें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ है, अभी तक तो हम देख रहे हैं निगेटिव न्यूज चल रहा है क्योंकि भैया हमला स्टार्ट हो गया, अमेरिका ने भी शुरू कर दिया, ईरान ने भी शुरू कर दिया, उधर जो है हम देख रहे हैं कि लेबनान और इजराइल के ऊपर तो चल ही रहा है, उधर इधर भी ईरान जो है लगातार अमेरिका का जितना भी बेस बना हुआ, चाहे वो कुवैत में बना हुआ है ना, चाहे वो आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब हो गया या फिर यूएई में हो गया, तो वो सब जगह पे इनका बेस बना हुआ, उस पर हमला किया जा रहा है अमेरिकी बेस पे, है ना, ये चीज़ है। चले, लेकिन इसके बाद भी एक छोटा सा न्यूज कहीं ना कहीं है जो पॉजिटिव कहीं ना कहीं दर्शाता है। बोलता है नए हमलों के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी रहने की खबरों के चलते तेल की कीमतों में आई बढ़त खत्म हो गई। मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा, देखो इसको हम एक बार मार्केट से पहले दिखा देते हैं कि क्या हुआ है एक्चुअली में। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बार आप पहले ऑयल का प्राइस को देखिए कि ऑयल का प्राइस में क्या हुआ है। देखिए ऑयल का प्राइस हमारा तो घटा, इधर आप देख रहे हैं ना कि घटा। ऐसे तो एक बार हमने देखा कि ऑयल का प्राइस एकदम से बढ़ गया था, ऑयल का प्राइस बढ़ गया था क्योंकि युद्ध स्टार्ट हो गई। लेकिन उसके बाद फिर न्यूज आया कि नहीं युद्ध तो स्टार्ट हो गया, ठीक है, दोनों के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो ठीक है, लेकिन भैया बातचीत भी हो रही है, मतलब ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हो रहा है। जैसे ये पता चला कि नहीं ये बातचीत हो रहा है, तब भैया यहाँ पे ऑयल का प्राइस फिर से गिर गया, ये चीज हमने देखा। तो वही चीज यहाँ पे न्यूज में भी बात कर रहा है कि भैया यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वही हुआ कि हमला तो हो रहा है दोनों के बीच में, फिर भी जो है बातचीत जारी है, जिसके कारण यहाँ पे ऑयल का प्राइस एक बार बढ़त लिया था, लेकिन वो बढ़त जो है वो खत्म हो गया। चल यहाँ पे देखिए गुरुवार को तेल की कीमतों में गिरावट आई, ओके, मतलब आज का ही दिन में, जिससे शुरुआती बढ़त खत्म हो गई। जो फर्स्ट टाइम में एकदम से ऊपर जा रहा था ऑयल का प्राइस, वो खत्म हो गया। ऐसा उन खबरों के बाद हुआ जिनमें कहा गया कि हवाई हमलों के ताजा आदान प्रदान के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता जारी है, मतलब बातचीत हो रहा है अभी भी। चलिए भैया ये तो अच्छी बात है। अमेरिका ने बुधवार देर रात और गुरुवार तड़के ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए और इन हमलों को इस सप्ताह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के बाद आत्मरक्षा बताया। बोला भैया हमने सेल्फ डिफेंस में हमला किया है क्योंकि आपने हमारे हेलीकॉप्टर को जो है वो उड़ा दिया, जिसके कारण हमने ऐसा किया है। तो चलिए ये चीज़ है। तो अब आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आप यहाँ से यही बोल सकते हैं कि भैया मार्केट में जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें साथ साथ में चल रही है। एक तो इधर भैया अमेरिका और ईरान जो है आपस में हमला करते हैं और उसके बाद उधर जो है ट्रम्प दावा करते हैं कि नहीं बातचीत तो हो ही रही है भैया, 1-2 दिन में 3 दिन में हम समझौता कर लेंगे। मतलब ये मार्केट को क्या करना चाहते हैं, अनस्टेबल करके रखना चाहते हैं। अभी तक तो यही हुआ ना, अनस्टेबल करके रखा है इन्होंने, ट्रम्प ने लगातार ये जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट भी देते हैं, निगेटिव भी देते हैं, मार्केट एक जगह पे एकदम से फंस करके रह गया भैया, झूला झूल रहा है ऐसे ऐसे करके, तराजू का 2 पहिया बन गया, कभी ये ऊपर कभी ये नीचे। मतलब ये भाई मजाक करके रख दिया ट्रम्प ने एकदम से। मतलब भाई आप अगर युद्ध कर रहे तो आप कैसे दावा कर सकते हैं, जब इनसे पूछा जाता है कि कितना दिन में बताइए समझौता हो जाएगा ईरान के साथ में, कितना सप्ताह लगेगा, ये बोलते सप्ताह नहीं लगेगा 1-2 दिन में हो जाएगा, बताइए। मतलब ये भाई तरीका है ट्रम्प का बोलने का, और ट्रम्प की बात को मार्केट फॉलो करती है, करना ही पड़ेगा ना। अमेरिका का कोई राष्ट्रपति अगर कुछ बोलेगा व्हाइट हाउस में खड़ा होकर के, तो पूरा ग्लोबल मार्केट इन्फ्लुएंस होगी। तो पूरा मार्केट को कहीं ना कहीं कंफ्यूज करके रख दिया, और मार्केट का कंफ्यूजन हमें दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पे हमें मार्केट का कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। आप देखो ना मार्केट का कंफ्यूजन कैसे दिखाई दे रहा है अपने को, क्या दिखाई दे रहा है बताइए आप। यहाँ पे देखो है ना, निफ्टी 50 को देख लीजिए, मतलब क्या दिखाई दे रहा है भैया, कितना जबरदस्त तरीके का मार्केट कंफ्यूज हुआ है। वो चीज को यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, बताइए ये क्या है, एक जगह पे फंस करके रह गया भैया, कभी ऊपर जाता है नीचे आ जाता, फिर ऊपर जाता नीचे, फिर ऊपर जाता नीचे, ऊपर जाता नीचे, ये क्या हो रहा है, कंफ्यूज करके रख दिया पूरा मार्केट को। और इसके पीछे पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है भाई, पूरा मार्केट को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। ना तो ये कभी
समझौता करना चाहते हैं ना, तो भैया ये युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, यही चीज़ ये करना चाहते हैं। ये सिर्फ मार्केट को वॉलेटाइल करके रखना चाहते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में अच्छा पैसा बनता है ना इनका, ये भी चीज़ है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करें भाई, मार्केट में क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि भैया मार्केट ने तो ऑलरेडी कंफ्यूज कर दिया है। हमारे इंडियन मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ चल रहा है, एक तरफ तो उम्मीद है कि बड़े प्लेयर जो है, एफआईआई जो है, बाहर के इन्वेस्टर जो है वो हमारे इंडिया में आएंगे। अब वो अगर इन्फ्लो करेंगे पैसा तो मार्केट उछाल लेगा, और भैया उधर से मार्केट को दबा रहे हैं युद्ध कर करके बार बार, क्योंकि आप जानते हैं युद्ध अगर स्टार्ट हो जाएगी या ऐसे कन्फ्लिक्ट होता रहेगा तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, कभी भी पैनिक कर जाएगा मार्केट यहाँ पे। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, तो देखिए सिंपली हमें ऐसे सिचुएशन में यही करना होगा कि भैया एक फिक्स बॉटम बना लो, कि हाँ भैया हमारा ये बॉटम है, ओके, ये हमारा बॉटम है, और उसके बाद एक फिक्स यहाँ पे टॉप बना लीजिए। ये टॉप हो गया, यहाँ पे एक टॉप हो गया, और एक टॉप यहाँ पे हो गया। मतलब आपको फिक्स कुछ टॉप और बॉटम बना करके रखना होगा मार्केट में, है ना। तो चले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो है कुछ फिक्स यहाँ पे बॉटम हो गया, अभी ये बॉटम नहीं बना है, ओके। यहाँ पे हमारा बॉटम हो गया फिक्स, और इधर हमारा जो है टॉप हो गया फिक्स, ये हमारा है। तो अब हमको देखना है कि भैया यहाँ पे अगर बॉटम के पास में मार्केट आती है तो यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगा, अगर इस टॉप के आसपास में आती है तो यहाँ से या तो सेलिंग देखने को मिलेगा, अगर इसके ऊपर गई तो यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगा। तो बस हमको फिक्स टॉप और बॉटम पे ही काम करना पड़ेगा मार्केट में यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट में कल के लिए, अब हम सीधा बात करते हैं कल के लिए कि क्या दिखाई देता है मार्केट में कल के लिए, ओके। तो अब देखो यहाँ पे ना मार्केट को क्या किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें कि बाहर के इन्वेस्टर जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे मार्केट से, मतलब बाहर के इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे मार्केट में। अब अगर बाहर के इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं हमारे मार्केट में, तो मार्केट को वो करेंगे क्या, मार्केट को लेके जाएंगे एक ऑर्डर जोन के पास। और ऑर्डर जोन किसको बोलते हैं, जहां पे बार बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया है वो हमारा ऑर्डर जोन होता है। जैसे अभी आप देखोगे तो ऑर्डर जोन हमारा कहीं ना कहीं इस जगह पे है ना, ये हमारा ऑर्डर जोन है, या तो ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं, ओके। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो देखिए बड़े इन्वेस्टर अगर मार्केट में एंट्री बनाना चाहते हैं तो वो ऑर्डर जोन में मार्केट को लेके जाना चाहिए, मतलब इस बॉटम के आसपास में। अब कभी कभी ये ऐसे भी गेम खेलते हैं, गेम करते हैं, ट्रैप करते हैं मार्केट को, कि भैया मार्केट को थोड़ा और नीचे लेके चले जाते हैं, कि चलो भैया सबको लगने लगे कि नीचे ब्रेकआउट हो गया। ऐसा गेम होता है, अगर बड़े प्लेयर को एंट्री मारना है तो वो ब्रेकआउट कर सकते हैं नीचे के साइड में। तो ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये बॉटम के नीचे मार्केट एक रेड कैंडल क्लोज कर जाए 1 डे का टाइम फ्रेम में। तो हम इंतजार करेंगे कि भैया मार्केट इस बॉटम के नीचे आए एक बार, अगर नीचे आएगा डेफिनेटली बड़े प्लेयर एंट्री बनाएंगे मार्केट में यहाँ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें साथ साथ में चल रही है। बड़े प्लेयर का एंट्री अगर होगा तो मार्केट बूस्टअप लेगी वहाँ से, लेकिन बड़े प्लेयर तभी लेंगे जब सबको दिखाई दे कि ब्रेकआउट हो गया, क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं कि मार्केट एक बॉटम के सामने बार बार यहाँ पे फंस रही है। सबको पता है कि भैया इसके नीचे अगर मार्केट निकल गई तो मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो जाएगी, और यहीं पे फायदा जो है बड़े प्लेयर उठा सकते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं, यहाँ पे अपना ऑर्डर डाल सकते हैं। तो एक रेड कैंडल, एक मतलब हम जो जिसको बोलते हैं ना एकदम क्रैश मोमेंटम, एक क्रैश मोमेंटम जिस दिन भी आएगा जब हमें लगेगा भैया मार्केट पूरा बर्बाद हो गया, बस उसी दिन हम वहाँ से बाइंग करने के लिए जाने वाले हैं। बस यही साइकोलॉजी के साथ में मार्केट में हमें चलना है। तो देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम में सिंपली आप देखो कि अभी हम करेंटली क्या है, अभी हम करेंटली बेयरिश है मार्केट में, ओके। अभी करेंटली हम बेयरिश रहेंगे मार्केट में, मतलब हमको कल मार्केट चाहे जहां भी मिले, अगर थोड़ा गैप अप मिलता है वहां से गिरेगा, अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, है ना, गैप अप होता है तब तो गिरेगा, फ्लैट ओपन होता है, दोनों केस में हम मार्केट में देख रहे हैं कि हम मार्केट में नीचे के लिए जा रहे हैं। हाँ ये जरूर है, पहला 15 मिनट जरूर देख लीजिए, अगर पहला 15 मिनट में रेड कैंडल बन जाता है तो वहां से जाइए, और नहीं तो फिर आप भैया अपना सेटअप, मैंने आपको बता ही रखा है कि सेटअप क्या है। सेटअप ये है कि ओपन इक्वल टू लो हाई के जैसा अगर कैंडल हमको मिलता है तो उसके साथ में बेयरिश हो सकता है 15 मिनट में, या तो फिर कोई डोजी बनता है, डोजी का लो टूटता है उसके साथ में, तो सेटअप या तो बन जाए या तो पहला 15 मिनट में रेड कैंडल बन जाए, तो उसके साथ में हम बेयरिश है मार्केट में। अब आप बोलोगे भैया अगर गैप डाउन ही हो जाए, सीधे यहाँ आसपास में गैप डाउन होकर के ही आ गया, तो अगर यहाँ आसपास में गैप डाउन होकर के आ गया ना,
तो बस एक रेड कैंडल, बस सिर्फ हमको एक रेड कैंडल चाहिए। अगर पहला रेड कैंडल बन गया तो उसका हाई पे स्टॉप लॉस लेकर के हम डाउन साइड के लिए जा रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त मूव आएगा, क्योंकि बड़े प्लेयर एकदम से स्टॉप लॉस जोन में लेके जाना चाहेंगे मार्केट को। एकदम से लगेगा क्रैश हो गया, जिस दिन क्रैश वाला मोमेंटम के टाइप का लगने लगे ना कि हाँ वो एकदम बर्बाद वाला मोमेंटम आ गया है, बस समझ लेना कि बॉटम पकड़ में आ गया मार्केट का। अब आ गया बॉटम मार्केट का, फिर वहीं से इनफ्लो करेंगे बड़े प्लेयर, क्योंकि कहीं ना कहीं एंट्री मारने का मोमेंटम दिखाई दे रहा है मार्केट में कि बड़े प्लेयर एंट्री करना चाहते हैं मार्केट में अब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनता है यहाँ से अप साइड के लिए, मतलब रेड कैंडल बनेगा तो इसके लिए हम डाउन साइड के लिए ही जाएंगे, है ना। मतलब फ्लैट ओपन हो चाहे गैप डाउन हो, या हम जाएंगे नीचे के साइड में। मतलब कल के लिए हम मार्केट में बेयरिश ही देख रहे हैं। अभी तक तो मार्केट का जो सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है बेयरिश ही है मार्केट में यहाँ पे। और कहाँ तक है, एक लेवल नोट कीजिएगा 22,800, यहाँ तक हम बेयरिश है, क्योंकि ये आसपास से बॉटम मिलने का चांसेस है। मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि ये आसपास में बॉटम मिल सकता है मार्केट का। तो जब तक ये लेवल तक नहीं आता तब तक हम मार्केट में अभी बेयरिश है। और क्या करेंगे, सेल ऑन राइज। ओके, सेल ऑन राइज, मतलब मार्केट थोड़ा राइज हो, गैप अप हो तो वहां से सेल करेंगे। हाँ जरूर है कि सेटअप जरूर देख ले। तो चलिए ये हो गया हमारा निफ्टी का। बात करेंगे अगर सेंसेक्स का, तो सेंसेक्स में भी सेम मोमेंटम रहता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी यही काम करना, अभी सेल ऑन राइज ही हम लेकर के चलने जा रहे हैं। ओके, जब तक कि निफ्टी का लेवल ना आ जाए हमारा, तब तक हम यहाँ पे बियरिश ही रहने वाले हैं। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी को अगर देखें तो मार्केट एकदम से टॉप के सामने खड़ी है। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, थोड़ा पुल बैक लगा सकती है मार्केट। यहाँ से थोड़ा पुल बैक आ जाए, उसके बाद जब मार्केट ब्रेकआउट लेगी तो ये लेवल को मार्केट आराम से ब्रेक कर जाएगी और उसके बाद एक अच्छा बूस्टर देखने को मिलेगा मार्केट में। तो ये हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में आप देख रहे हैं एकदम से बॉटम पे है, लेकिन मैंने आपको बताया कि बड़े प्लेयर जब एंट्री बनाना चाहते हैं मार्केट में तो मार्केट को और नीचे लेके जाते हैं, ब्रेकआउट कराते हैं। एक्चुअल में ये ब्रेकआउट होता नहीं है, एक्चुअली में फेक आउट होता है। तो मार्केट का ऐसा माहौल करते हैं कि भैया लगे कि ब्रेकआउट हो गया मार्केट, और उसके बाद ही वो अपना ऑर्डर फ्लो कर देते हैं वहां पे, क्योंकि स्टॉप लॉस जोन में ऑर्डर करना ज़्यादा आसान होता है बड़े प्लेयर के लिए। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, देखिए ओवरऑल मार्केट में जो है अभी बियरिश ही है, जब तक कि एक क्रैश मोमेंटम, जब तक कि 22,800 तक का लेवल ना मिल जाए मार्केट में। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको अपडेट कर देंगे, कोई भी अपडेट होगा ऐसा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।